आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी गतिक विद्युत वाहक बल, यानी कोई गति होगी और उस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस विषय में हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, कह रहा है कि किसी एक समान काल स्वतंत्र, यानी टाइम से कोई मतलब ना हो कि समय कितना है, समय को महत्व नहीं दिया जाए। तो वही कह रहा है कि किसी एक समान काल स्वतंत्र यानी टाइम इंडिपेंडेंट चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान रिज चालक पर विचार कीजिए। रिज का मतलब सरल रेखा, जैसे रस्सी। ये देखिए स्ट्रेट कंडक्टर, रिज का मतलब स्ट्रेट यानी सीधा, रेखा की तरह, सीधी रेखा की तरह। तो ऐसे चालक पर विचार करना है। कह रहा है चित्र 6.10 में एक आयताकार चालक PQRS दर्शाया गया है, जिसमें चालक PQ स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक चालक दिखाया गया है PQRS। ये PQRS एक चालक है। मान लीजिए कोई राड है और इतने भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो P और Q है ये स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है। देखिए, यहाँ तीर के द्वारा दिखाया भी गया है और V लिखा गया है ताकि आपको ये पता चले कि इसकी गति किधर को हो रही है। और यहाँ से ये R और Q कहें या S और P कहें, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको x माना गया है, और ये डिस्टेंस जो S और R के बीच है उसको L माना गया है। दोनों डिस्टेंस यानी दोनों लंबाइयाँ, या इसको लंबाई कह सकते हैं, इसको चौड़ाई अलग अलग है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल यानी आयताकार है। तो देखिए, कह रहा है कि छड़ PQ को स्थिर वेग V से बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार चलाया जाता है। तो ये जो PQ छड़ है इसको इधर बाईं तरफ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, V वेग से चलाया जाता है। और ये V वेग, ध्यान दीजिए, स्थिर वेग है। ध्यान देना है, स्थिर V वेग से चलाया जाता है। यानी जो V है ये एक समान वेग होना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु गति कर रही है, ये रॉड गति कर रही है, तो किसी भी समय नापा जाए तो ये वेग 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहे। इन छोटी छोटी बारीकियों को समझने का आपको प्रयास करना है। अब देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि घर्षण के कारण किसी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा। ये मान लेते हैं कि ये जो राड है और इसके ऊपर ये चलाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसी राड के ऊपर किसी राड को चलाया जाएगा तो वो घिसेगी, और घिसेगी तो घिसने के कारण उसकी कुछ ऊर्जा का नुकसान होगा। तो यहाँ कह रहा है कि हमें ये मान के चलना है कि घर्षण या घिसने के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है। अब देखिए, आगे कह रहा है कि PQRS एक बंद परिपथ बनाता है, जिससे घिरा क्षेत्रफल PQ की गति के कारण परिवर्तित होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये PQRS जो है ये एक क्षेत्रफल है, लेकिन अब चूँकि ये P और Q गति कर रही है तो प्रत्येक क्षण ये PQRS का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है ये बदलता रहेगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है। कह रहा है इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत हो। तो ध्यान देना है कि ये क्रॉस हमको बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र, जो क्रॉस बनाया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र है। और हमने आपको बताया है कि क्रॉस का मतलब है कि इस पेपर के पृष्ठ के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और डॉट का मतलब होता है इस पेपर के पृष्ठ के बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है।
तो ये जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस कागज के पृष्ठ के अंदर की ओर है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हमें आयताकार ये हमारा परिपथ है, बंद लूप है, यह इस चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कह सकते हैं कि ये पृष्ठ के तल पर रखा गया है ये लूप, और इस पर पेन खड़ा कर दें तो पेन की नोक अंदर को रहेगी पृष्ठ के, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरह से हमको समझना है। अब देखिए कह रहा है कि यदि लंबाई आर क्यू इक्वल टू एक्स, ये आर क्यू लंबाई अगर एक्स हो तथा आर एस लंबाई अगर एल हो, तो लूप पी क्यू आर एस से घिरा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या होगा? फाई बी होगा हमारा बी इंटू एल एक्स, बी इंटू एल एक्स, यानी बी चुंबकीय क्षेत्र गुणे ये जो आयताकार लूप है इसका क्षेत्रफल। क्योंकि हम पीछे पढ़ते थे फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, और उसको जब सरल करते थे तो बी ए कास थीटा हो जाता था। तो जाहिर सी बात है कि कास 90 का मान 0 होता है, कास 90 का मान 1 होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये आयताकार प्लेट है, इसके दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बना है। कास 90 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स की हमने परिभाषा बताई थी चुंबकीय फ्लक्स की, कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बी चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और एकांक क्षेत्रफल मतलब ये जो आयताकार प्लेट है, लूप है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी मान लें, तो एल इंटू एक्स किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्योंकि यक्स समय के साथ बदल रहा है, ये जो यक्स है ये इसको आगे पीछे करेंगे, इधर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्स बदलता रहेगा। तो चूंकि यक्स समय के साथ बदल रहा है, तो फ्लक्स फाई बी के परिवर्तन की दर के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी हम पीछे देखते भी थे कि जब हम किसी चुंबक को किसी कॉइल के सामने लाते थे और उसकी स्थिति में परिवर्तन करते थे, सापेक्ष गति कराते थे, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, वो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता था। तो जाहिर सी बात है कि वही स्थिति यहाँ भी होगी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जो यक्स है इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो डिस्टेंस में चूँकि सापेक्ष गति हो रही है, क्योंकि ये क्षेत्रफल बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा ये हमको समझना है। तो जैसे पीछे फार्मूला पढ़े थे, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपान डी टी। अब यहाँ पर ये समझना है कि चूँकि ये फाई बी जो यहाँ पर हमने निकाला है, तो यहाँ पर यक्स बराबर बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर बात इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया जाए, क्योंकि परिवर्तन लगातार हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा गया है। अब ये माइनस क्यों लगा है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लेंज का नियम था, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, वो उस कारण का विरोध करता था जिससे उसकी उत्पत्ति हो रही थी। तो ये निगेटिव का मतलब विरोध से है, उल्टा। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डी अपान डी टी, और फाई भी अभी हमने ऊपर निकाला है, बी एल एक्स लिखा है, तो उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। और जब ऐसा लिख देंगे तो फिर नीचे हो जाएगा माइनस बी, और ये एल में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है केवल डी एक्स में, और डी टी तो नीचे लिखा है। तो चूँकि एक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सिर्फ एक्स के साथ डी लगाया गया।
तो dx अपान dt हो गया इक्वल टू, अब देखिए bl तो अपनी जगह है dx और dt, यानी विस्थापन में जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार उसे हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसलिए dx अपान dt की जगह v रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव साइन जो है नहीं है, तो इससे क्या अर्थ निकालें, इससे अर्थ ये निकालेंगे कि देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जहाँ हमने dx अपान dt इक्वल टू माइनस v लिया है, जो कि चालक PQ की चाल है, तो यहाँ पर जो है dx अपान dt को माइनस v लिया है। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है, और माइनस क्यों लिया है इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल घट रहा है। देखिए वेलोसिटी इधर को जाएगी, क्षेत्रफल घटेगा, तो जाहिर सी बात है इसलिए उसने निगेटिव में लिया है। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया जाए, ये इतना आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। ये फार्मूले हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV है उसको हम गतिक विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, और कारण स्पष्ट है कि जो लूप है उसमें जो PQ भुजा थी उसमें गति हो रही थी। इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने की बजाय किसी चालक को गतिमान करके किसी परिपथ द्वारा घिरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन न करके जो गतिक चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की बजाय चालक को गतिमान करके किसी परिपथ द्वारा घिरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें लूप रखा गया था अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर, उसके एरिया में परिवर्तन हो रहा है जब हम PQ भुजा को परिवर्तित करते हैं। तो जब एरिया में परिवर्तन होगा तो बार बार गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का भी परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को हमें समझना होगा। अब देखिए आगे कह रहा है समीकरण 6.5 ये जो निकाला गया में दर्शाए गए गतित विद्युत वाहक बल के व्यंजक को चालक PQ के स्वतंत्र आवेशों पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल की सहायता से भी समझना संभव है। तो जो 6.5 में गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक यानी जो फार्मूला निकल के आया है, इसे हमें लॉरेंज बल की सहायता से भी समझना संभव है। कैसे? चालक PQ में कोई यादृच्छिक यानी आर्बिट्री आवेश के ऊपर विचार करें। यादृच्छिक मतलब आर्बिट्री, इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा से विचार कर सकते हैं। तो PQ पर एक कोई हम लोग आवेश यानी चार्ज की बात करेंगे और मानेंगे कि उस पर Q चार्ज है। इस चालक पर ये जो परिपथ है, सर्किट बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं जब विचार करेंगे, कह रहा है जब क्षण चाल V से गति करती है तो आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र B में चाल V से गति करता है। तो अगर हम इस पर विचार करें कि ये क्षण जब V चाल से गति कराएंगे तो इसके साथ में आवेश जो इसमें होगा उसमें भी गति होगी, यानी बार बार परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है कि इस आवेश पर लॉरेंज बल का परिमाण QVB है तथा इसकी दिशा Q के अनुदिश होगी। तो इस आवेश पर जो लॉरेंज बल लगेगा, पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लॉरेंज बल लगेगा तो इस पर लॉरेंज बल का परिमाण जो होगा वो QVB होगा और इसकी दिशा Q के अनुदिश होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो आवेश होगा उसके अनुदिश होगी। आवेश होगा Q के अनुदिश का मतलब यहाँ पर देखिए P और Q, यानी ये इस Q के अनुदिश, यानी ऐसे इस तरह। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया भी है।
क्यू का मतलब चार्ज नहीं है, स्मॉल क्यू का मतलब चार्ज है। ये पी क्यू तो भुजाएं रखी गई हैं। तो वही कह रहा है कि इस आवेश पर लॉरेंज बल का परिमाण क्यू भी है तथा इसकी दिशा क्यू के अनुदिश होगी, यानी जो भुजा में क्यू साइड है उधर को इस लॉरेंज बल की दिशा होगी। अब देखें इसमें जो ये लॉरेंज बल की जो दिशा है उसका निर्धारण कैसे हो, तो ये फिगर देखें तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो क्या करना है कि दाहिने हाथ में हम लोगों को क्या करना है कि एक अंगूठा, उसके बगल वाली उंगली और बीच वाली उंगली, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अंगूठा है ये जो आवेश गतिमान है उसकी दिशा में रखेंगे। तो ये मान लीजिए रॉड है, ये लूप में इस वाली भुजा को देखें, इधर को गति कर रही है, तो इसका मतलब आवेश इधर को ही गति करेगा। तो हम इधर को गति कराएंगे, आवेश की गति, इसको अंगूठे से दिखाएंगे, इसको अंगूठे से हम लोग दिखाएंगे इस आवेश की गति को। इधर को आवेश गति कर रहा है तो हम अंगूठा इधर को रखेंगे, इसको चार्ज क्यू मान लेते हैं कि इधर को आवेश गति कर रहा है। फिर उसके बगल वाली जो उंगली है उसको हम दिखाएंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र हो। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, इसको डाट से दिखाएंगे कि अंदर की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इधर आवेश की गति है तो इधर अंगूठा इस तरफ करेंगे, उसके बगल वाली उंगली अंदर को करेंगे और सारी उंगलियां 90 डिग्री पर रखेंगे। हमारी फोटो देखिए, ये सारी उंगलियां इस तरह से 90 डिग्री पर रखेंगे, इस तरह से। ये देखिए सब उंगलियां हमारी 90 डिग्री पे हैं, अंगूठा भी 90 डिग्री पे है। तो अगर 90 डिग्री अंगूठा को एक गतिमान आवेश की तरफ रखा जाए और उसके बगल वाली उंगली को ये अंदर की तरफ रखा जाए जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो बीच वाली उंगली है हमारी वो फोर्स को बताएगी, फिर वो नीचे की तरफ होगी। तो इसीलिए क्यू की तरफ लॉरेंज बल की दिशा होगी। इसे दाहिने हाथ का नियम बोलते हैं, राइट हैंड रूल। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि दाहिने हाथ के अंगूठे को हमें जिधर आवेश गति कर रहा है उधर रखना है, उसके बगल वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, और जो तीसरी उंगली है वो जिधर जाएगी वही हमारा लॉरेंज बल की दिशा होगी। और शर्त ये है कि सारी उंगलियों को 90 डिग्री पर हमें फैला के रखना है। तो जब ऐसा करेंगे तो इधर को हमारी बीच वाली उंगली जाएगी, इसलिए क्यू की दिशा में हमें लॉरेंज बल का अनुभव होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इस आवेश पर लॉरेंज बल का परिमाण QV है तथा इसकी दिशा क्यू के अनुदिश होगी। आप करके अपनी उंगलियों को, अंगूठा, उसके बगल वाली उंगली और बीच वाली उंगली सबको 90 डिग्री में रख के, सबको अभिलंबवत रख के एक दूसरे के वहाँ पर रख सकते हैं। शर्त ये रखना है कि अंगूठे को हमें इस आवेश की गति की तरफ और उसके बगल वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि बीच वाली उंगली अपने आप क्यू की तरफ हो जाएगी। तो यही हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रत्येक आवेश परिमाण तथा दिशा में क्षण PQ में उनकी स्थिति के निरपेक्ष समान बल का अनुभव करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा आवेश है, जितने भी आवेश हैं उनमें से प्रत्येक आवेश परिमाण तथा दिशा में क्षण PQ में उनकी स्थिति के निरपेक्ष समान बल का अनुभव करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो PQ भुजा है हमारी, इसमें स्थिति के सापेक्ष जितने भी आवेशित कण होंगे उन सब में समान बल ही लगेगा, अलग अलग बल नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो जाहिर सी बात है कि बल हमारा
QVB है तो F की जगह QVB रख देंगे। और विस्थापन क्या है? L है। विस्थापन कितना है? L, तो इसीलिए W = QVBL लिखा गया। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। विस्थापन यहाँ पर देखिए, ये जो L है, ये जितना ये है उतना ये है, तो इतना ही तो जैसे विस्थापित हो रहा है, तो इसीलिए L लिखा गया है विस्थापन की जगह, यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन कितना हो रहा है? L का। जो भुजा ये है वही भुजा ये है, तो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है, इसीलिए इस भुजा को की जगह L लिखा गया है। अब देखिए नीचे कह रहा है कि चूंकि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है। अब देखिए प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है। बल का मतलब कि उस पर फोर्स लगाया गया। अब देखें यहाँ पर विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को। तो जाहिर सी बात है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। अब जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो आवेश पर ही तो कार्य हुआ। तो वही कह रहा है कि चूंकि प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, अतः एप्सिलॉन = W/Q। प्रति इकाई आवेश, तो W/Q हो जाएगा, तो एप्सिलॉन = BLB आ जाएगा। तो इसको हमें बॉक्स में बंद कर लेना। ये बॉक्स में बंद कर दिए। तो विद्युत वाहक बल हमारा BLB होगा, और कार्य हमारा QVBL होगा, और लॉरेंज बल हमारा QVB होगा। ये तीनों फार्मूले महत्वपूर्ण हैं, तो तीनों को हम लोग, लॉरेंज बल ये हो जाएगा, और किया गया कार्य ये हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल हमारा ये हो जाएगा। तो ये तीनों को समझ के काम करना। अब देखिए आगे कह रहा है यह समीकरण क्षण PQ के सिरों के बीच प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का मान बताती है, तथा समीकरण 6.5 के तुल्य है। तो प्रेरण मतलब इंडक्शन, जैसा हम बहुत बार बात कर रहे हैं, प्रेरित। तो यह समीकरण क्षण PQ के सिरों के बीच प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का मान बताते हैं, तो समीकरण 6.5 के तुल्य है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ किस कारण से? प्रेरण के द्वारा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल एक तरह से कह सकते हैं। कह रहा है हम इस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति पूर्णतया यथार्थ नहीं है। यानी जो हमने यहाँ पर ये निकाल के सब किया, ये पूरी तरह से यथार्थ नहीं है। यथार्थ को अंग्रेजी में रिगरस बोलेंगे। यथार्थ का मतलब होता है कि जैसा होना चाहिए पूरी तरह वैसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि हम इस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमारी यह प्रस्तुत पूर्णतया यथार्थ नहीं, यानी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, परंतु यह किसी एक समान एवं समय के साथ न बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के लिए फैराडे के नियम का आधार समझने में हमारी सहायता करती। तो पूरी तरह से जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और समय के साथ न बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र हो, एक समान हो और समय के साथ न बदलने वाला हो, उसमें गतिमान चालक हो, तो फैराडे के नियम का आधार समझने में हमारी सहायता करती है। तो इतना थोड़ा सा फ़ायदा है कि फैराडे नियम को बेसिक रूप से समझने का फ़ायदा मिलता है। बाकी ये जो निकाला गया पूरी तरह से ये जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है कि दूसरी ओर यह स्पष्ट नहीं होता है कि जब चालक स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो तो इसमें EMF कैसे प्रेरित होता है। तो ये क्लियर हमें नहीं समझ में आता है कि जब यहाँ पर तो जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें चालक को गतिमान रखा, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर था, लेकिन अगर हम चालक को स्थिर कर दें और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो तो जो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
वो कैसे प्रेरित होता है, ये बात स्पष्ट नहीं है। जो एक ऐसा तथ्य है जो फैराडे के अनेक प्रयोग द्वारा पुष्ट होता है, जबकि हम फैराडे के प्रयोग में देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो, चालक स्थिर हो, तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन कैसे उत्पन्न होता है ये बात हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते। तो वही कह रहा है कि जो एक ऐसा तथ्य है जो फैराडे के अनेक प्रयोगों द्वारा पुष्ट होता है, स्थिर चालक के लिए इसके आवेश पर लगने वाला बल। अब अगर चालक स्थिर हो, ये चालक को स्थिर कर दिया जाए, तो उस पर इसके आवेशों पर लगने वाला बल, तो अगर चालक स्थिर है तब क्या होगा, तो वही कह रहा है F = QE यानी विद्युत क्षेत्र प्लस V क्रॉस B। क्योंकि वेग, और जब हमने लॉरेंज का नियम पढ़ा था तो दाहिने हाथ का, जिससे लॉरेंज फोर्स के बारे में हम निकालते थे, तो अंगूठा, उसके बगल वाली उंगली और बीच वाली उंगली सब एक दूसरे के अभिलंबवत होती थी। तो जाहिर सी बात है कि अंगूठा वेग को दिखाता था कि चालक किधर गति कर रहा है, उसके बगल वाली उंगली इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, तर्जनी, वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती थी, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते थे, इसलिए V क्रॉस B है यहाँ पर। और V क्रॉस B एक वेक्टर सदिश की बात को भी स्पष्ट कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा Q × E, F = QE प्लस V क्रॉस B, तो ये आ जाएगा Q × E। अब देखिए ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि चालक स्थिर है। चालक स्थिर होगा तो वेग नहीं होगा, तो वेग 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला एक हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि क्योंकि V = 0 है, अतः आवेश पर लगने वाला कोई भी बल केवल विद्युत क्षेत्र E के कारण होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण नहीं होगा। क्योंकि फ्लक्स में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। जब विद्युत वाहक बल ही नहीं उत्पन्न होगा तो बल कैसे लगेगा। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो हमारा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब जाहिर सी बात है कि आवेश है उस PQ रॉड में, उसको गति करा रहे हैं, तो आवेश Q भी तो गति कर रहा है। अब वो गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न होगा। तो अब जो लॉरेंज बल की हम बात कर रहे थे, तो वो हमारा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की यहाँ परिस्थितियाँ समझ में आ रही हैं। अब देखिए आगे कह रहा है तथापि साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि स्थिर विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलते चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों से भिन्न गुण रखते हैं। तो यहाँ ये भी समझना है कि अगर एक जगह आवेश रखा हो तो उससे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो अलग गुण रखेगा, और अगर आवेश गतिमान है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र बदल रहे हैं, तो वहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके गुण अलग होंगे। अध्याय 4 में हमने अध्ययन किया है कि गतिमान आवेश यानी विद्युत धारा स्थिर चुंबक पर बल या बल युग्म आरोपित कर सकते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश गतिमान है, और गतिमान आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, तो चाहे गतिमान आवेश कहें चाहे धारा एक ही बात है, तो वो स्थिर चुंबक पर बल या बल युग्म आरोपित कर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके विपरीत एक गतिमान दंड चुंबक या अधिक व्यापक रूप में कहें तो एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान दंड चुंबक यानी
बार मैग्नेट को गति कराएंगे। जब गति कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बार बार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो चाहे कह रहा है हम गतिमान चुंबकीय क्षेत्र कहें, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कहें या गतिमान दंड चुंबक, एक ही बात है। स्थिर आवेश पर एक बल आरोपित कर सकता है। तो अगर दंड चुंबक को की स्थिति को बार बार बदला जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए बार बार, तो कोई अगर स्थिर आवेश रखा है तो उस पर यह बल आरोपित कर सकता है। यही फैराडे की खोज की मूलभूत महत्ता है। विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। तो यही जो है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या यूँ कहें कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, या यूँ कहें कि दंड चुंबक जो गति कर रहा है यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन करने पर जो स्थिर आवेश है उस पर भी एक बल आरोपित हो सकता है। और यही फैराडे की खोज की मूलभूत महत्ता है। तो ये चीज़ निकल के सामने आती है। विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। तो विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे के हमेशा संबंधित रहेंगे। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज अभी आप लोग पढ़िए जो हमने बताया, फिर आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं और अच्छे से समझ में आएंगे। कैसे लॉरेंज बल की दिशा निकालेंगे और भी जो हमने बताया है उसको ध्यान से पढ़िए। तो आज का स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।